friends, my name is Radhika Gupta. I am currently studying in semester 6 BMS and I am making this video in order to study the subject research methodology, for which so far there is no SOL reading available, and that is why I am making this video in order to study right before the exam. And this is more of a study for myself video, so if you are in the same boat, you are most welcome to join in. If you need proper notes the way I am making them, then you can email me at the email ID that I am giving in the description box. If you want to also revise before the exam, you can also refer to the mind map that is attached towards the very end of the notes. So without any ado, let's get started. So unit 2, research methodology, and throughout this unit we are going to cover topics such as research design, sampling and literature review. First of all, research design. Research design is of primarily three types: exploratory, descriptive and causal. इनके बारे में डिटेल में आगे पढ़ते हैं. देन हम पढ़ेंगे इसके अंदर के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स सच एज आपका वेरिएबल्स जो होते हैं, एक हिपोथेसिस क्या होता है, एंड एक्सपेरिमेंटल वर्सेस नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है. फिर हम आ जाएंगे हमारे सैम्पलिंग टेक्निक्स में, जिसके के अंदर हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिस्टिक वर्सेस नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग. बेसिकली इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट व्हेन यू नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग फ्रॉम अ गिवन सैम्पल and when you don't know the probability of picking from a given sample based on the objectives. फिर हम पढ़ेंगे कि इनमें सैम्पल साइजेस कितने होते हैं एंड की इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स. फिर हम पढ़ेंगे कि प्राइमरी डेटा क्या होता है एंड कैसे कलेक्ट होता है, उसके डिफरेंट सोर्सेज. सिमिलरली फॉर सेकेंडरी डेटा. नॉट टू द लास्ट, मूविंग टू रिसर्च का एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज लिटरेचर रिव्यू, विच इज़ द सेकेंड स्टेप इन रिसर्च. So, if you have not yet learned the 11 steps of research, check out my last video for the same. Let's get started. This is a simple basic flow chart of what we are going to study throughout this unit, starting up with the research design, then sampling techniques, then primary data collect कैसे होता है, secondary data, moving to the literature review and the meta analysis. तो हम अब स्टार्ट कर देते हैं विथ रिसर्च डिज़ाइन. रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है? इन सिंपल वर्ड्स, रिसर्च डिज़ाइन कैन बी कॉल्ड द कॉन्सेप्चुअल ब्लूप्रिंट. रिपीट आफ्टर मी. इट कैन बी कॉल्ड एज द कॉन्सेप्चुअल ब्लूप्रिंट और द फ्रेमवर्क, जो कि बेसिकली आपको बताता है कि आपको जो अपनी रिसर्च स्टडी कंडक्ट करनी है वो आपको किस तरीके से करनी है, आप क्या पढ़ोगे, कब और कहाँ पढ़ोगे, किस डेटा पे वर्क करोगे. आपका रिसर्च एक्सप्लोरेटरी रहेगा, डिस्क्रिप्टिव रहेगा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग रहेगा, ये सब आपको उसमें डिसाइड करना पड़ेगा. तो इसको आप ये भी कह सकते हो, इट इज़ कॉल्ड द अरेंजमेंट ऑफ कंडीशंस for data collection and analysis in a way that combines relevance to the research purpose with economy in procedure. सिंपल टर्म्स में ये आपको एक एक्शन प्लान सा दे देगा लेआउट करके, जो कि आपको फॉलो करना है सो दैट आप अपने रिसर्च में आगे बढ़ पाओ एंड सो दैट यू कैन ऑल्सो मीट योर ऑब्जेक्टिव्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. सो इट आंसर्स आपके WH क्वेश्चंस. फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग कि व्हाट आर यू स्टडिंग and why are you studying that thing, then where and when the study will be conducted, किस जगह पे होएगी, किस टाइमलाइन में होएगी, किस पर्टिकुलर ईयर का आप ध्यान रखोगे, कैसा डेटा आप कलेक्ट करोगे, सैम्पल में कौन कौन आएगा एंड कैसे करोगे. सो कंपोनेंट्स पे आ जाते हैं हम इसके. फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आपका सैम्पलिंग डिज़ाइन, विच बेसिकली इंटेल्स अबाउट कहाँ से आप अपने पार्टिसिपेंट्स लाओगे, राइट. सैम्पलिंग डिज़ाइन के अंदर यू कैन ऑल्सो हैव अबाउट प्राइमरी रिसर्च एंड सेकेंडरी रिसर्च, वेदर आपको सीधा सीधा न्यू डेटा कलेक्ट करना है या फिर आपको किसी का ऑलरेडी जो डेटा है उसको टेकअप करना है. सैम्पल बेसिकली आपके एक बड़े से यूनिवर्स के छोटे से पार्ट को कहते हैं, जो कि आपकी पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा इन स्टैटिस्टिकल टर्म्स. ऑलराइट. Then you have observational design,
जो कि बताता है कि किन कंडीशंस के अंदर आपकी ऑब्जर्वेशंस मेक होंगी, यानी कि आप लैब में जाके रिसर्च करोगे अपनी, या फिर आप फील्ड का डेटा कलेक्ट करोगे। सो ये हो गया आपका ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन। देन द स्टैटिस्टिक डिज़ाइन, जो कि आपको बताएगा कि आपको कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेनी है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, आप क्या रिग्रेशन मॉडल यूज़ करोगे इसमें, या फिर जी टेस्टिंग यूज़ करोगे, अनोवा यूज़ करोगे। ऑपरेशनल डिज़ाइन विच मीन्स कि आप क्या क्या स्टेप्स फॉलो करोगे टू रीच द प्रोसीजर्स। ये आपको आपके स्टेप्स का प्रॉपर एक्शन प्लान लेआउट करके देगा, ठीक है। इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं आपके। दिस इज़ गोइंग टू टेल यू अबाउट स्पेसिफिक सोर्सेज एंड द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आप किन किन सोर्सेज से अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। देन डेटा गैदरिंग की स्ट्रैटेजीज़, कि आप कहाँ से कलेक्ट करोगे, जो कि सैम्पलिंग डिज़ाइन के अंदर आएगा, किन कंडीशंस के अंदर करोगे ऑब्जर्वेशन, देन आपकी क्या क्या कॉस्ट एंड टाइमलाइन रहेगी, वो सारा भी। नाउ लेट अस टेक अ लुक इनटू क्लासिफिकेशन। हमारे प्राइमरी 3 टाइप के क्लासिफिकेशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द एक्सप्लोरेटरी, देन द डिस्क्रिप्टिव, एंड देन द हिपोथेसिस, ऑल्सो नोन एज द कॉजल। ओके, सो एक्सप्लोरेटरी जो होता है आपका सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल डिज़ाइन होता है। इसमें आप किसी न्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हो। यू डोंट रियली हैव पास्ट डेटा किसी चीज़ का, एंड इवन इफ़ यू हैव देन यू डू अ लिटरेचर रिव्यू, ताकि आप उस पर ओवरलैप ना करो। सो आप एक न्यू एंड अनक्लियर प्रॉब्लम पे रिसर्च कर रहे होते हो, उस पर आइडिया जनरेट कर रहे होते हो। डिस्क्रिप्टिव में आप प्रॉपर फैक्ट्स बताते हो अबाउट अ पर्टिकुलर इवेंट हैपनिंग। एक सॉर्ट ऑफ रिजिड सा डिज़ाइन इसमें फॉलो हो रहा होता है, एंड इसमें बायस काफ़ी कम हो रहा होता है। हिपोथेसिस आपका एक्सपेरिमेंटल फॉर्म है, जिसमें कि आप बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकालते हो अपने वेरिएबल्स के बीच में। आपके वेरिएबल्स कंट्रोल्ड होते हैं, मीनिंग कि या तो इनको लैब के अंदर टेस्ट किया जाता है या फिर फील्ड। ऑलराइट, तो एक्सप्लोरेटरी के और थोड़ा डिस्क्रिप्शन पे आ जाते हैं। एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव रिसर्च डिज़ाइन एम्ड एट डिस्कवरिंग इनसाइट्स, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस एंड नैरोइंग ब्रॉड रिसर्च प्रॉब्लम्स। रिमेंबर दिस थिंग, आपका रिसर्च का जो प्रॉब्लम होना चाहिए वो हमेशा नैरो होना चाहिए। यू कैन नॉट मेक अ रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट लाइक I want to explore the number of sales of cell phone delivery of the youth. You need to make it very very specific, किस पर्टिकुलर एज ग्रुप का, किस पर्टिकुलर टाइमलाइन का, किस पर्टिकुलर ब्रांड का, किस पर्टिकुलर लोकेशन का, तो वो सब आपको मेंशन करना चाहिए। एंड ये तब यूज़ होता है जब आपकी प्रॉब्लम जो होती है वो काफ़ी न्यू होती है, अनक्लियर होती है, या फिर उस पर ज़्यादा किसी ने रिसर्च नहीं करी हुई होती। इसके आपके की कैरेक्टरिस्टिक्स 3 मेन हो जाएंगे। पहला तो फ्लेक्सिबिलिटी, सिंस ये एकदम न्यू, नॉट एकदम न्यू बट सम सॉर्ट ऑफ अ लेस रिसर्च्ड एरिया पे आप अपने टिप्स एंड रिसर्च दे रहे होगे, दैट इज़ वाई इसमें बहुत ही हाई फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। डिज़ाइन को आप बार बार रिवाइज कर सकते हो, फिर आप आइडिया जनरेशन भी कर सकते हो। देन यू कैन ऑल्सो इवॉल्व सम क्वेश्चंस दैट यू वांट टू अटेन क्लैरिटी ऑन थ्रू आउट योर रिसर्च। तो लेट अस नाउ टेक अ लुक एट द मेन मेथड्स जो कि आपके एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइन में यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव द सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, बेसिकली मीनिंग कि जो भी आपके प्रायर हाइपोथेसिस वगैरह रहे हैं, जो किसी ने पहले से रिसर्च करी हुई है, उनके कॉन्सेप्ट्स एंड फाइंडिंग्स, उनको इन डिटेल आप रीड करो, ठीक है। ये आपकी क्या हेल्प करता है, आइडेंटिफाइंग गैप्स में, एंड ऑल्सो to not duplicate the work, avoid duplication. Great. After that we have the experience survey, which basically means कि जो आपके experienced practitioners होते हैं उनके साथ you are getting the practical insights into the variable relationships. आप जानते हो कि एडवांस शेयरिंग ऑफ डिस्कशन होता है पॉइंट्स, जिससे कि आपके रिस्पॉन्सेज इम्प्रूव होते हैं, एंड इंटरव्यू शेड्यूल जो रहता है वो जनरली आपका फ्लेक्सिबल रहता है बिकॉज क्वेश्चंस कीप इवॉल्विंग। थर्ड, यू हैव द एनालिसिस ऑफ इनसाइट, विच इज़ बेसिकली सिमुलेटिंग द एग्जाम्पल्स, एंड इसमें आप एक इंटेंसिव स्टडी करते हो स्पेसिफिक केसेस की, अनयूजुअल या फिर स्ट्राइकिंग जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स हों,
अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज रहते हैं, आप डॉक्यूमेंट कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो स्ट्रेंजर्स या फिर किन्हीं को आप सिर्फ फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑब्जर्व करो विदाउट इंटरफियरिंग, तो दैट कैन ऑल्सो बी अ मेथड. सो हमारे 3 मेन मेथड्स हैं. लेट अस टेक अ लुक एट देम. सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, किसी ने जो पहले से पढ़ाई कर रखी हो, रिसर्च कर रखी हो, उसका सर्वे. एक्सपीरियंस सर्वे, खुद से जाके एक्सपीरियंस प्रैक्टिशनर से बात करना. या फिर एनालिसिस ऑफ इनसाइट, मीनिंग कि आप बस लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हो, स्पेसिफिक केसेस स्टडी कर रहे हो. So core requirement of exploratory research is flexibility. Please keep in mind that's one of the key words. Meaning कि एक रिसर्चर को अगर वन एरिया से दूसरे एरिया में डेवलप करना है, चेंजिंग द hypothesis, finding out new things, that is entirely his wish. Coming up to the descriptive design, basically meaning कि ये जो आपके जो इवेंट्स हुए होते हैं उनको एज इट इज नरेट करता है. ये focuses on narrating facts, characteristics and functions. आपके जो जो चीज़ें हुई हैं उन सबको नरेट करने पे इसका ध्यान रहता है. And it tells you what is happening. हालांकि डायग्नोस्टिक इज क्वाइट सिमिलर बट इट मीन्स वाई और हाउ फ्रीक्वेंटली समथिंग इज हैपनिंग. You are basically listing out that okay, what is happening, ABCD of the entire thing, and diagnostic about why is it happening. So it is a comparatively rigid structure. And let us take a look at its key components. So इसमें आपके आ जाते हैं 6 key components, very easy to learn. First of all, you have formulating objectives. कि आप किस पर्पस से स्टडी कर रहे हो एंड जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो दैट शुड प्रिसाइजली अलाइन विद द गोल्स. Secondly is the designing the data and the collection methods. This is very similar to the steps of research methodology. Basically आप अपना डेटा जो है उसको डिज़ाइन करते हो कि आप कैसे कलेक्ट करोगे, आप प्राइमरी करोगे, सेकेंडरी करोगे, कौन से टूल्स यूज़ करोगे, ऑब्जर्व करोगे, क्वेश्चनर्स करोगे, इंटरव्यू करोगे या क्या करोगे. एंड दे नीड टू बी स्ट्रक्चर्ड, अनएम्बिगुअस एंड प्री टेस्टेड. एंड पर्सनल बायस नहीं होना चाहिए, ये तो हर एक आपके रिसर्च का की कॉम्पोनेंट रहेगा. देन सैम्पल डिज़ाइन, वंस अगेन मीनिंग कि आप कैसा सैम्पल चूज़ करते हो जिससे कि आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी रहे. डेटा कलेक्ट आप कैसे करते हो अनबायस तरीके से, जो कि आपका कंप्लीट हो, कंसिस्टेंट हो, टेस्टेबल हो. ठीक है, तो आपको ये जो 3 कॉम्पोनेंट्स होते हैं कभी भी डेटा कलेक्शन में याद रखने होते हैं कि डेटा शुड बी आपका स्पेसिफिक, ऑपरेशनल, फीजिबल. ये आपका रिसर्च प्रॉब्लम हो गया, डेटा कलेक्शन हो गया. These are some of the keywords you can basically use anywhere. Then you have processing and analysis, कि आप अपने डेटा को कैसे प्रोसेस कर रहे हो एंड क्या क्या टेस्ट लगा के उन्हें एनालाइज कर रहे हो. लास्ट यू हैव द रिपोर्ट फाइंडिंग्स, कि आप अपने जो भी आपने अपना काम किया है उनको एक प्रॉपर रिपोर्ट में डाल रहे हो. नाउ इट इज़ ऑल्सो ऑफ्टन कॉल्ड अ सर्वे डिज़ाइन एंड ये सोशल साइंसेज में काफ़ी किया जाता है. कमिंग अप टू द हाइपोथेसिस टेस्टिंग, बेसिकली मीनिंग कि आप एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हो. दैट इज द सेकेंड नेम ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. ये आपकी कॉजल रिलेशनशिप्स को टेस्ट करता है कि जो आपके 2 वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कितना रिलेशन है. फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच इज द टाइम स्टडीड बाय अ स्टूडेंट इफेक्टिंग द मार्क्स दैट ही हैज स्कोर्ड. तो आपके 2 वेरिएबल्स हो गए, टाइम स्टडीड, मार्क्स स्कोर्ड. इनके बीच में रिलेशंस अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस. कंट्रोल यानी कि आप लैबोरेटरी में कर रहे हो या फिर किसी पर्टिकुलर फील्ड पे जा कर के कर रहे हो. You basically have control of the resources that they are available to and the type of environment that they are, determining whether the changes in an independent variable cause observable effects in a dependent variable. Simple terms में बताता है कि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है उस पर कितना इफेक्ट आ रहा है आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल से. तो जो इसके कुछ की कॉम्पोनेंट्स हैं उनको हम देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही हो गया. ये आपका वो वाला वेरिएबल होता है जो कि आपका प्रिज्यूम्ड कॉज होता है एंड जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ये आपका इफेक्ट होता है.
तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर एग्जांपल आपका बताएगा नंबर ऑफ आवर्स स्टडीड, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल आपको बताएगा फॉर एग्जांपल मार्क्स स्कोर्ड। जनरल जो आपकी रिग्रेशन की इक्वेशन रहती है y इक्वल्स ax प्लस b प्लस स्टैंडर्ड एरर, तो y इज जनरली आपका डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ग्रेट। देन यू हैव द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स कि आप किस टाइप के सैम्पल पे, किस टाइप के लोगों पे अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। कंट्रोल ग्रुप्स जो कि आपको बताता है कि आपका कोई इंटरवेंशन तो नहीं है, बेसलाइन कंपैरिजन क्या। ट्रीटमेंट्स आपको बताता है कि डिफरेंट लेवल्स और टाइप्स ऑफ इंटरवेंशंस एडमिनिस्टर्ड। एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स आपको बताएगा इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स ऑन विच ट्रीटमेंट्स आर अप्लाइड। Moving ahead, you have the types of experiment. First of all, having absolute experiment, meaning कि एक single treatment जो आपने दिया अपने कंट्रोल ग्रुप को, एक सिंगल जो आपने चेंज किया इन देयर सराउंडिंग्स एट्सेट्रा, उससे आपका क्या इफेक्ट आया। देन कंपैरेटिव में आप मल्टीपल ट्रीटमेंट्स को एक दूसरे के अगेंस्ट कंपेयर करते हो। एब्सोल्यूट में आप उनको बेसलाइन से कंपेयर करोगे। देन यू हैव वैलिडिटी टाइप्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, मीनिंग कि जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस आए हुए हैं वो मैनिपुलेशन इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल से है या फिर कोई से एक्सटर्नल फैक्टर्स से। तो एक्सटर्नल फैक्टर बताता है कि जो जनरलाइजेबल रिजल्ट्स होते हैं वो बियॉन्ड आपके एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस होते हैं। बेसिकली अगर इंटरनली आपके कुछ चेंज करने से चेंज आ रहा हो डिपेंडेंट वेरिएबल में, देन इट इज इंटरनल वैलिडिटी। एक्सटर्नल में बियॉन्ड योर कंट्रोल वाले फैक्टर्स से चेंजेस आते हैं। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं अबाउट द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि इसमें होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको कि आप अपना कॉज भी कहते हो कि क्या कॉज है किसी पर्टिकुलर इफेक्ट का। डिपेंडेंट वेरिएबल आपका इफेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स के टेस्ट स्कोर्स और टीचिंग मेथड, यानी कि किसी टीचर ने स्टूडेंट को किस पर्टिकुलर मेथड से पढ़ाया तो उससे क्या इफेक्ट आया स्टूडेंट के स्कोर पे। या फिर एक कंपनी ने कौन सी ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपनाई कि उससे उनके सेल्स बढ़े, तो इसमें आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल मार्केट हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल इज सेल्स। देन एक्सट्रानियस वेरिएबल इज बेसिकली ऐसा वेरिएबल जो कि आपके स्कोप ऑफ रिसर्च से बाहर हो, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, बट वो आपकी रिसर्च को सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करता है। देन यू हैव द कंट्रोल, यानी कि टेक्निक्स जिससे कि आप मिनिमाइज करते हो कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहे, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल रहे ओवर द आउटकम्स। कॉन्फाउंडेड रिलेशनशिप, यानी कि जब डिपेंडेंट वेरिएबल इन्फ्लुएंस हो जाता है एक्सट्रानस वेरिएबल से, तब बहुत मुश्किल हो जाती है उसको आइसोलेट करना उससे। आफ्टर दैट यू हैव द रिसर्च हाइपोथेसिस, ये आपका एक प्री अज्यूम्ड टेंटेटिव अजम्पशन होता है जिसको कि यू आर अज्यूमिंग टू बी ट्रू। देन इट इज जनरली टेलिंग, जो कि आपका लिंक करता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को कि इन दोनों के बीच में रिलेशन है या फिर नहीं। आपके दो टाइप के हाइपोथेसिस होते हैं, नल एंड ऑल्टरनेट। देन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वी ऑलरेडी नो एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल वी ऑलरेडी नो। अब हम आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, सैम्पलिंग टेक्निक्स। सैम्पलिंग टेक्निक्स बेसिकली बताते हैं कि आप अपने पार्टिसिपेंट्स को कहाँ से चूज़ करोगे। डेफिनेशन की बात जाए तो इट टेल्स अस अबाउट सिलेक्टिंग अ सबसेट ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन। आपके काफ़ी लार्ज पॉपुलेशन है, उसमें से आप एक छोटे से सैम्पल को पिक कर रहे हो जो कि आपका एक फेयर बेसिस देता है of estimates or inferences about the population. Now, if you are conducting a research and you want to conduct data about the youth of India, so you can't go asking questions to each and every single person. You need to take some selected 100 students from each city, जो कि आपको एक fair estimate देंगे of the total youth. So like 100 में से let's say आपने percentage wise इतने परसेंट urban से ले लिए, इतने परसेंट रूरल से ले लिए, तो वो सब आपका सैम्पलिंग टेक्निक में आ जाएगा। तो इसके आपके दो टाइप होते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव द प्रोबेबिलिस्टिक एंड देन यू हैव द नॉन प्रोबेबिलिस्टिक. प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग जो होती है वो होती है जो कि आपकी चांस सैम्पलिंग भी होती है. बेसिकली एक ऐसी टेक्निक जहाँ पे हर आइटम का इक्वल एंड नोन प्रोबेबिलिटी होता है. दिस इज द की वर्ड, equal and known probability of being included in the sample. Selection is governed entirely by chance. या तो आप उसे कंप्यूट करो या फिर वो टोटली मैकेनिकल हो. It is generally considered to be the most reliable and it follows the statistical regularity laws. Now, की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ ली है इसकी. इक्वल चांस होता है फर्स्ट ऑफ ऑल आपका, इक्वल एंड नोन चांस. देन यू ऑल्सो हैव इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कि आपका हर सैम्पल का सिलेक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर वन है. देन यू ऑल्सो हैव एक सैम्पलिंग एरर आ जाता है कभी कभी, वो आपको कैलकुलेट करना होता है. देन मोस्ट रिलायबल है ये. इसके टाइप्स पे आ जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. बेसिकली मीनिंग कि आपका एक सैम्पल ऐसे सिलेक्ट किया जाता है फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ n आइटम्स जो कि आपकी जनरली 2 कंडीशन सेटिस्फाई करता है. पहले वाली, each unit का equal chance of being selected and all combinations are equally likely. तो for example आपको एक क्लास के स्टूडेंट्स का एनालिसिस करना है कि how well they are doing in both sports and academics and whether it is actually benefiting their IQ. So you can simply and randomly take any student from the class of 100 and each student is gonna have a 1/100 probability. ठीक है. Then you have stratified sampling. Now, इसमें आपके 2 टाइप के हो सकते हैं. You can have it with replacement and without replacement. तो या तो आपको in a class of 100 students choose करने हैं particular students to do a research on based on the amount of time they give to academics and to other ECA activities and how well they are performing in those with their IQ levels. तो आप सिलेक्ट कर लोगे 100 में से लेट्स से 50% 50 गर्ल्स, तो आप टॉप 10% मार्क्स वाले गर्ल्स को ले लोगे. देन आप वो वाले भी गर्ल्स लोगे जो कि टॉप 10% इन स्पोर्ट्स हैं. सिमिलरली फॉर बॉयज. नेक्स्ट यू हैव द सिस्टमैटिक सैम्पलिंग विच मीन्स कि आपके जो यूनिट्स होते हैं वो पहले तो रैंडमली सिलेक्ट होते हैं एंड आपके सब्सीक्वेंट इंटरवल्स पे वो सिलेक्ट होते हैं. फॉर एग्जांपल हर 10th पर्सन के बाद आप एक इंसान को सिलेक्ट कर लोगे. दैट इज वन एग्जांपल ऑफ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. देन यू हैव क्लस्टर सैम्पलिंग विच टेल्स दैट पॉपुलेशन जो है आपका उन्हें आप क्लस्टर्स में डिवाइड करोगे बेस्ड ऑन बी इट जियोग्राफी, डेमोग्राफी और समथिंग, एंड वो आपके बहुत डिस्पर्स होंगे. या तो आप बिल्कुल एक जगह से कहीं के ले रहे हो, देन कहीं बिल्कुल दूसरे जगह से. फॉर एग्जांपल आपको सेल चेक करना है ब्लिंकिट का इन अ पर्टिकुलर मंथ इन द स्टेट ऑफ दिल्ली, सो यू आर टेकिंग क्लस्टर्स. नॉर्थ दिल्ली का एक एरिया, उसके आपने लाइक इतने कंज्यूमर ले लिए, देन साउथ, देन वेस्ट, देन ईस्ट, देन सेंट्रल. ओके, सो दैट इज क्लस्टर सैम्पलिंग. देन यू हैव द मल्टी-स्टेज सैम्पलिंग विच बेसिकली मीन्स कि आप क्लस्टर को अदर मेथड के साथ थोड़ा थोड़ा कपल अप कर दो. मल्टी स्टेज ऑल्सो मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बहुत बहुत मैसिव स्केल पे कोई सा सर्वे करना है, देन यू प्रोसीडेड इन दिस मैनर दैट आपने सबसे पहले तो अपने डिस्ट्रिक्ट का कर लिया, देन यू मूव अप टू द स्टेट, देन यू मूव अप टू द स्कूल. तो इट कैन बी दैट. नाउ this is the combinations formula which is not essentially in the syllabus, but if you are someone जिसको permutations and combinations आते हैं, this is the most basic formula of NCR. Okay, let me write it over here. Let us move to the non-probability sampling. It is also called as deliberative, purposeful और judgmental sampling. ऐसा ऐसे क्यों कहते हैं? बिकॉज इस टाइप के सैम्पलिंग में जो आपका इंटरव्यूअर या फिर जो आपका रिसर्चर होता है वो अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से यूनिट्स को सिलेक्ट करता है. इट इज़ वेरी प्रोन टू बायसनेस. तो ये इसका की एलिमेंट भी है, द रिस्क ऑफ बायसनेस.
जो उनके परसेप्शन के हिसाब से सही सैंपल होता है उसे लिया जाता है. तो दिस इज जजमेंट बेस्ड, रिसर्च के नॉलेज एंड एक्सपीरियंस पे होता है, रैंडम चांस नहीं होता. देन आपका नो सैम्पलिंग एरर कैलकुलेशन, इसमें आप नहीं कैलकुलेट कर सकते हो, बायस रह सकता है. एंड प्रैक्टिकल यूज़ के लिए ये कभी कभी हार्ड टू डिफाइन हो जाता है बिकॉज इसमें थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन की स्कोप रहती है. टाइप्स में यू हैव फर्स्ट ऑफ ऑल पर्पसिव और जजमेंटल. बेसिकली मीनिंग कि आपको कोई एक पर्टिकुलर अपना पर्पस रीच करना है तो आप उसके लिए जो आपको लगता है कि स्पेसिफिक केसेस बिल्कुल उसके रिप्रेजेंटेटिव है उनको ही सिलेक्ट करते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लेना है पीपल हु आर फाइनेंशियली लिटरेट टू प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी इन कॉलेजेस, तो आप वो वाले स्टूडेंट्स लोगे हु आर ऑलरेडी फ्रॉम अ फाइनेंस बैकग्राउंड एंड हु ऑलरेडी हैव द नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस. ओके, सो इसमें काफ़ी हाई सब्जेक्टिविटी रहती है एंड बहुत रिसर्चर का बायस भी. देन यू हैव कोटा सैम्पलिंग, यानी कि आपने कोटाज असाइन कर दिए बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आप स्पेसिफिक पार्टिसिपेंट्स चूज करते हो एट रिसर्चर का ओन डिस्क्रिप्शन. ये आपका नॉट एक्सपेंसिव तरीका है, काफ़ी फास्ट भी है. फॉर एग्जाम्पल आपको निकालना था द वर्किंग क्वोशेंट ऑफ द इंजीनियर्स, तो आपने पर्टिकुलर इंजीनियर्स ले लिए, एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के ही, फर्स्ट ईयर के ही ले लिए. तो ये ट्रूली रैंडम नहीं होता, ये इसमें थोड़ा बहुत कोटा का बायस आ सकता है कि कौन सा आपको ज़्यादा बेटर सूट करेगा. कन्वीनियंस सैम्पलिंग, यानी कि आपको कौन सा सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल हो. ये लिटरली सबसे नॉन एक्सपेंसिव एंड नॉन टाइम कंज्यूमिंग आपका मेथड है. बहुत बहुत हाईली बायस्ड है एंड बहुत कम प्रॉपर एक्यूरेट आपका पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट होता है. आफ्टर विच यू हैव स्नोबॉल सैम्पलिंग, यानी कि जो आपके एग्जिस्टिंग रिसर्च पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने ही सोशल नेटवर्क से फ्यूचर वालों को ढूंढ करके ले आते हैं. सो यू कैन टेक अ लुक एट दिस एंड आफ्टर दैट वी कैन मूव अहेड. नाउ वी हैव द डिटर्मिनेशन ऑफ सैम्पल साइज विच इज़ क्वाइट अ शॉर्ट टॉपिक, बट इसमें आपके काफ़ी फैक्टर्स आ जाते हैं. द मैथमेटिकल फॉर्मूला इज नॉट रियली इन द सिलेबस, बट स्टिल इफ यू वांट यू कैन टेक अ लुक एट दिस, ऑलवेज बेटर टू नो मोर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल what is the meaning of determination of sample size? It is the process of deciding how many units to include in a study, balancing the statistical accuracy against the operational constraints. यानी कि आपको अपने स्टैटिस्टिकल सैम्पल जो आप ले रहे हो उसकी एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है कि आप बहुत ज़्यादा बायस ना हो, बट आपको टाइम, कॉस्ट, रिसोर्सेज कितने लग रहे हैं वो सब भी देखना है. तो इसमें आपके कुछ कुछ चीज़ें आ जाते हैं, फैक्टर्स सच एज द नेचर ऑफ पॉपुलेशन. अगर आपका होमोजेनस पॉपुलेशन है तो स्मॉलर हो जाएगा, हेट्रोजेनस के लिए लार्जर लगेगा. नंबर ऑफ वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं आपके, तो अगर ज़्यादा है तो यू नीड अ लार्जर सैम्पल टू जस्टिफाई. टाइप ऑफ स्टडी, अगर आप एक्सप्लोरेटरी कर रहे हो तो आपका स्मॉलर सैम्पल चलेगा, बट डिस्क्रिप्टिव या हाइपोथेसिस के लिए यू नीड अ हायर नंबर. लेवल ऑफ प्रिसिजन, आपको कितना लेवल तक एरर चलेगा, कितना आपको प्रिसिजन रखना है. कॉन्फिडेंस लेवल ऑल्सो नोन एज अल्फा, ज़्यादा कॉन्फिडेंस यानी कि ज़्यादा सैम्पल. एक्सपेक्टेड वेरिएबिलिटी, यानी कि आप कितने वेरिएबिलिटी तक अपने रिसर्च में काम कर सकते हो. देन द कॉस्ट एंड द टाइम, वन ऑफ द की फैक्टर्स ऑफ कोर्स. टेक अ लुक एट द फॉर्मूला, देन लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू. सो दिस कम्स फ्रॉम द जी टेस्टिंग, जिस पे आपके 95% कॉन्फिडेंट इंटरवल पे जो है वैल्यू रहती है 1.96. तो अगर आपको सैम्पल साइज निकालना है, यू बेसिकली डू इट एज number of sample. N is the number of people that you want to take, which is z square in the absolute value terms, and multiplied by p, which is the proportion, into 1 minus p into the error square. एंड अगर आपको सैम्पल साइज का मीन निकालना है तो यू कैन ऑल्सो डू इट एज द जी स्क्वायर इंटू द standard deviation or the variance upon the acceptable margin error square. So
I hope that is clear. This was a short topic and an easy one. Now we are moving ahead to the primary data collection methods. प्राइमरी डेटा कलेक्शन का सीधा सीधा मीनिंग क्या है कि जो आपका डेटा है वो फर्स्ट टाइम के लिए कलेक्ट हो रहा है एंड डायरेक्टली रिसर्चर कलेक्ट कर रहा है उसको फॉर स्पेसिफिक पर्पस इन द करेंट स्टडी. ये आपका ओरिजिनल एंड फ्रेश डेटा रहता है, किसी के पुराने रिसर्च से नहीं लिया हुआ होता. तो इसके आपके तरीके हो जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन मेथड, जो कि बेसिकली बताता है कि रिसर्चर इंफॉर्मेशन गैदर करता है थ्रू डायरेक्ट सिस्टमैटिक पर्पसफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर्स. यानी कि आप उनसे जाके क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, आप कुछ पर्टिकुलर जाके इंटरव्यू नहीं ले रहे हो किसी का, आप जस्ट उनके नेचुरल बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हो. इट कैन बी कंट्रोल्ड और इट कैन बी नॉट कंट्रोल्ड, दो टाइप होते हैं इसके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके इसमें एडवांटेजेस आ जाते हैं. एलिमिनेट्स एनी सब्जेक्टिव बायस, ये आपके एक्चुअल बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करता है, नॉट रियली ओपिनियंस या फिर सोशली डिजायरेबल आंसर. क्योंकि लोग कभी कभी आप उनसे अगर क्वेश्चन पूछो अबाउट लेट्स से वेदर दे आर अ फेमिनिस्ट और नॉट, तो they might have different opinions in reality, but they will say that yes they are for the sake of internet, and then they capture the present behavior and they are less dependent on cooperation. And limitation इसके होते हैं कि ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है. इट मे नॉट रिजल्ट इन अचीवमेंट ऑफ द गोल दैट यू वांट, लिमिटेड स्कोप एंड एक्सटर्नल इंटरफेरेंस बहुत हैवी होते हैं. देन आपके इसमें क्लासिफिकेशंस रहते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड. तो ये आपके दो टाइप्स हैं. ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर आपका एक टाइप होता है जिसमें कि आपको प्री डिटरमिन्ड होता है कि आपको कैसे करना है एंड क्या करना है. बट इन द अदर वन देयर इज नो फिक्स प्लान. आप खाली एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कर रहे हो एंड आप बस उसमें जान रहे हो कि ओके एक पर्सन जो है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है. पार्टिसिपेंट्स, रिसर्चर जो है वो एक पर्टिकुलर ग्रुप को ज्वाइन करके इनसाइडर इन्फो जानता है, इन देयर नेचुरल हैबिटेट जानता है कि क्या उनका बिहेवियर रहता है. नॉन पार्टिसिपेंट में वो बिना किसी इन्वॉल्वमेंट के अपना रिसर्च करते हैं, बट इसमें कभी कभी वो ऑब्जेक्टिविटी मिस कर सकते हैं. अवेयरनेस, डिस्गाइज्ड एंड नॉट डिस्गाइज्ड. डिस्गाइज्ड बेसिकली मीन्स कि दे आर अनअवेयर कि वो ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, उनको बस ऑब्जर्व किया जाता है, बट इसके काफ़ी एथिकल कंसर्न्स रेज होते हैं. नॉन डिस्गाइज्ड में दे नो दैट दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड, साउंड्स एथिकली साउंड, बट आपका जो बिहेवियर है वो ऑल्टर कर सकता है. कंट्रोल्ड एंड नॉट कंट्रोल्ड, बेसिकली लैब सेटिंग में विद मैकेनिकल एड्स एंड इंटरवेंशंस, अनकंट्रोल्ड नेचुरल सेटिंग में. सेकेंड मेथड, इंटरव्यू मेथड. ये एक आपका ऐसा मेथड है जो कि इन्वॉल्व करता है आपका फेस टू फेस या फिर टेलीफोन बेस्ड कन्वर्जेशंस. वर्बली किसी से बात करना, क्वेश्चन एंड आंसर्स का टू एंड फ्रो एक्सचेंज होता है. इनमें बहुत वाइडली यूज होता है ये आपका डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में. टाइप क्या क्या हो सकता है इसका? स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, यानी कि आपके पास एक फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चन है, वही पूछोगे. अनस्ट्रक्चर्ड में आपके पास फ्लेक्सिबल क्वेश्चन है, ओपन एंडेड है. कन्वर्सेशन आपकी मोर लाइक अ पॉडकास्ट की तरह गाइड होती है इनटू डिफरेंट थीम्स. देन यू हैव अ फोकस इंटरव्यू, यानी कि एक स्पेसिफिक इवेंट या स्पेसिफिक एक्सपीरियंस पे ही फोकस किया जाता है. एंड इट्स साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल इम्पैक्ट. देन यू हैव द क्लिनिकल इंटरव्यू, यानी कि जो समझता है कि अंडरलाइन मोटिवेशन या फिर लाइफ हिस्ट्री क्या रही है. नॉन डायरेक्टिव में रिस्पोंडेंट लेड डिस्कशन चलता है, इंटरव्यू ज़्यादा नहीं इंटरफेयर करता है. टेलीफोन इंटरव्यू में ये फ़ोन के ऊपर होता है, फास्ट होता है बट लिमिटेड डेप्थ. यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद द पर्सन बेटर. सो यू कैन रीड द एडवांटेजेस. यू हैव हाई रिस्पॉन्स रेट, clarification provided instantly, allows collection of supplementary personal environmental data, flexible to the educational level and interview can simplify the language. Observation of non-verbals use कर सकते हो. Then you have limitations, being costly होता है, time consuming होता है, physical presence चाहिए होती है, trained field staff जो कि carefully interview कर पाए ताकि bias ना रहे बिल्कुल भी.
देन एग्जैजरेटेड या ऑल्टर्ड आंसर्स दे सकते हैं कभी कभी लोग, बिकॉज दे नो दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड। नॉन सुटेबल फॉर एलीट, बिजी और सेंसिटिव रिस्पॉन्डेंट्स, एंड रिस्क ऑफ बायस काफ़ी रहता है। थर्ड मेथड, क्वेश्चनर। इस मेथड में आप एक प्रिंटेड या फिर डिजिटल सेट ऑफ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस यूज करते हो जो कि आपके रिस्पॉन्डेंट्स को सेंड किए जाते हैं, और उनसे उनके आंसर्स फिर कलेक्ट भी किए जाते हैं। आप लार्ज स्केल पे इसे कंडक्ट कर सकते हो। आपने उनको ईमेल सेंड कर दिया, एक फॉर्म सेंड कर दिया, अ वेरी क्विक फॉर्म जस्ट टू फिल अप, तो ये आपका इसके एस्पेक्ट हो गए जनरल फॉर्म। स्ट्रक्चर्ड फिक्स क्वेश्चन हो सकते हैं आपके, क्लोज एंडेड या फिर ओपन एंडेड हो सकते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड में आपके फ्लेक्सिबल रह सकते हैं। देन क्वेश्चन का सीक्वेंस रहना चाहिए, प्रॉपर लॉजिकल फ्लो होना चाहिए। आप सीधा उनसे बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो, तो मेक देम एट ईज एंड टेक इट इन अ प्रॉपर फ्लो। क्वेश्चन की वर्डिंग शुड बी क्लियर, सिंपल एंड न्यूट्रल, कि जो पर्सन आपका फिल करेगा क्वेश्चन है उसको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ रहा हूँ मैं, टेक्निकल जागन ज़्यादा फालतू का नहीं। आंसर ऑप्शंस उनको नो प्रेफरेंस, डू नॉट नो, ये देना चाहिए इफ दे डू नॉट एक्चुअली विश टू आंसर। देन लेंथ आपको इसे शॉर्ट रखना है ताकि कोई पर्सन इसे देख के बोर ना हो जाए या फिर दे विश टू नॉट आंसर कंसिडरिंग इट इज टाइम कंज्यूमिंग। लेआउट शुड बी विजुअली अपीलिंग एंड प्रोफेशनल, इट शुड हेल्प यू टू अचीव योर गोल्स। एडवांटेजेस, वेरी वेरी लो कॉस्ट, ऑनलाइन भी आप इसे कर सकते हो, फ्री फ्रॉम एनी इंटरव्यू बायस, बिकॉज स्ट्रेट अप क्वेश्चन होते हैं, उनके आंसर्स मिलते हैं। रिस्पॉन्डेंट्स के पास अपने मर्जी के अकॉर्डिंग टाइम होता है, लार्ज सैम्पल पे आप वर्क कर सकते हो, बट आपका रिस्पॉन्स रेट लो रह सकता है। ओनली विद लिटरेट, कोऑपरेटिव एंड मोटिवेटेड पार्टिसिपेंट्स, हर कोई नहीं भरेगा आपका सर्वे। नो कंट्रोल वंस सेंट, inflexibility due to a preset structure, and risk of ambiguous or incomplete missing answers. Great, I hope that was clear. Schedule method, ये काफ़ी सिमिलर होता है टू द क्वेश्चनर, बट इसमें की डिफरेंस रहता है कि जो आपके ट्रेन्ड एन्यूमरेटर्स होते हैं वो भरते हैं इसको, नॉट द रिस्पॉन्डेंट्स। ऑलराइट, सो इन्यूमरेटर्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्डेंट्स से मिलते हैं, उनसे क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं, एंड देन दे फिल द आंसर्स इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर सो दैट आपको बाद में एडिटिंग वगैरह उसकी ना करनी पड़े टू ब्रिंग इट टू अ सिंगल फॉर्मेट। तो डिफरेंस आप पॉइंट्स पढ़ सकते हैं कि क्वेश्चनर को रिस्पॉन्डेंट्स भरते हैं, स्केड्यूल को आपके इन्यूमरेटर्स। लिटरेसी में आपको क्वेश्चनर वाले को चाहिए पड़ेगी, बट स्केड्यूल में एक एन्यूमरेटर हैंडल करेगा आपका फॉर्म, ही जस्ट नीड्स टू गेट टू नो द इंटरव्यूई, द क्वेश्चनर फिलिंग पर्सन। क्लैरिफिकेशन नहीं हो सकती अगर आपने एक बार ही सेंड कर दिया, उसमें हो सकती है, बट आपको ट्रेनिंग एंड ट्रैवल काफ़ी कराना पड़ता है तो कॉस्ट हाई रहता है, क्वेश्चनर में लो है। देन रिलायबिलिटी लोअर एंड हायर, एंड द बेस्ट फॉर व्हाट पर्टिकुलर थिंग्स, कि लार्ज स्केल रिमोट सर्वे करना है तो क्वेश्चनर, एंड ऑफिशियल नेशन वाइड डेटा सो एन्यूमरेटर्स। अदर प्राइमरी मेथड्स एक बार आप देख लीजिए। वारंटी कार्ड्स होते हैं आपके, फीडबैक्स जिनमें कि लिए जाते हैं जो कि कंज्यूमर्स देते हैं टू डीलर्स। देन यू हैव डिस्ट्रीब्यूटर्स और द स्टोर ऑडिट्स जो कि ऑब्जर्वेशन पे मार्केट शेयर असेस करते हैं, इन्वेंट्री लेवल, इफेक्टिवनेस। पैंट्री ऑडिट्स हो गए आपके, हाउस होल्ड पैंट्रीज एंड कबर्ड्स के एस्टिमेट्स का ध्यान रखना। कंज्यूमर पैनल्स के थ्रू उनका बाइंग बिहेवियर समझना, मैकेनिकल डिवाइसेस के थ्रू समझना, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती हैं कि ये जो आपके हिडन मोटिव्स होते हैं वो धीरे धीरे करके आप टेल करते हो। डेप्थ इंटरव्यूज़ में आप 1-on-1 इन डेप्थ किसी से बात करते हो, गेटिंग टू नो देम A to Z, who they are, what they are, how they are working, where they are working, etc. for your research purposes. Content analysis, qualitative or quantitative. Great. So let us now move on with the secondary data. सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो कि ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट करा हुआ होता है फॉर वट एवर डिफरेंट पर्पस, जो कि आपके करंट स्टडी से नेसेसरली रिलेट नहीं करना चाहिए, बट आपको जो प्री एग्जिस्टिंग डेटा मिलता है वो आपको काफ़ी इंसाइट्स दे सकता है। सेंसस रिपोर्ट्स हो गए, WHO स्टैट्स हो गए आपके,
तो ये किसी का प्री कैलकुलेटेड, प्री कलेक्टेड डेटा होता है जो कि यू कैन गेट इनसाइट्स फ्रॉम। सोर्सेज आपका हो गया पब्लिश डेटा जो कि गवर्नमेंट करती है, आपका आरबीआई का वेबसाइट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट वेबसाइट्स, देन सेंसस ऑफ द इंडिया। इंटरनेशनल में यू हैव द IMF, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस एट्सेट्रा। For the trade or the academic purposes you have the journals, particular newspapers and researches जो कि आपको डेटा देते हैं to give you insights. फाइनेंशियल डेटा में यू हैव रिपोर्ट्स फ्रॉम द बैंक्स, कंपनीज, स्टॉक एक्सचेंजेस, तो ये भी काफ़ी हेल्प करता है। अनपब्लिश डेटा भी फिर आपका होता है। तो इसके एडवांटेजेस आपके क्या क्या रहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बहुत टाइम सेविंग होता है। आपको जाके किसी से क्वेश्चनेयर नहीं भरवाना, किसी से बात नहीं करनी। यू जस्ट कलेक्ट समवन्स प्रीमेड डेटा जिसको कि आप स्ट्रैटेजिकली यूज़ कर सकते हो। तो इसका आप एग्जांपल देख लीजिए कि ई कॉमर्स ग्रोथ ट्रेंड्स जानने के लिए सीधा आपने एक ऐप यूज़ कर लिया, वेबसाइट यूज़ कर लिया। इट इज़ वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड टाइम सेविंग, हमने बात करी ली। वाइड कवरेज, इंटरव्यू में आप एक बार में कुछ ही लोगों से बात कर पाओगे, बट प्राइमरी डेटा आप एक बार में कंपैरेटिवली बहुत लार्ज नंबर ऑफ लोगों का ले सकते हो। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि आपके पास प्रीवियस डेटा है तो आप ट्रेंड्स को बी इट ओवर अ टाइम और ओवर डिफरेंट जोग्राफीज ईजिली उसको कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कर सकते हो। बेस लाइन फॉर कंपेरिजन आपको दे देता है, बेंचमार्क अगेंस्ट योर प्राइमरी पब्लिश डेटा, एंड यूजफुल फॉर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च काफ़ी रहता है। लिमिटेशंस इट कुड भी कि आपका लैक ऑफ रेलेवेंस हो जाए, क्या पता जो आप रिसर्च कर रहे हो उससे बहुत ज़्यादा डिविएटेड है, आपको हेल्प डायरेक्टली कर ही नहीं रहा सिग्निफिकेंटली है। फिर आपकी इन्फो जो है वो आउटडेटेड हो चुकी है, क्वेश्चन जो था आपका वो रिलायबिलिटी का उठ के आ जाता है फिर यहाँ पे कि ओरिजिनल नहीं है, तो आप इस डेटा को वापसी प्रूव लेके कैसे कर रहे हो। फिर आपका कुछ कंट्रोल नहीं है कलेक्शन पे, कहाँ से ला रहे हो कहाँ से नहीं ला रहे। इनकम्प्लीट मिले तो आप उसे कैसे प्रूव करोगे, कैसे उससे इंसाइट्स निकालोगे। तो यही चीज़ों का आपको अपना प्रिकॉशन रखना है कि आपका जो डेटा है वो रिलायबल है, किसने कलेक्ट किया, ऑफिशियल है कि नहीं है, क्या थी मेथोडोलॉजी, कब कलेक्ट किया गया, कुछ बायस था कि नहीं था, सस्टेनेबल है कि नहीं है, आपके पर्पस से अलाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एडिक्वेट है कि नहीं है, सैम्पल साइज सफिशिएंट है या नहीं है, सारे वेरिएबल आ गए कि नहीं आ गए, कुछ बचा तो नहीं। तो ये आपका बता देता है। फिर हम देखते हैं यूजिंग द PROMF, प्रॉम्प्ट फ्रेमवर्क। सेकेंडरी डेटा से आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना होता है, पर्पस, रिसेंसी, origin, methodology and fit. Each word justifies its own self. You can take a moment to read it before we move on to the last topic. Coming to our final topic, we have literature review, SLR and the meta-analysis. SLR की full form क्या होती है? It stands for Systematic Literature Reviews. तो ये आपका क्या होता है, लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? लिटरेचर रिव्यू आपका वो प्रोसेस होता है जिससे कि आप प्रीवियसली डन रिसर्च को समझते हो, एंड इससे आपको पता चलता है कि क्या क्या ऑलरेडी मार्केट में गैप्स हैं, हाउ करेंट स्टडी कॉन्ट्रीब्यूट्स टू दिस फील्ड, एंड क्या क्या ऑलरेडी पता है, ताकि आपका कुछ डुप्लीकेशन भी ना होए, ताकि आप कुछ न्यू कॉन्ट्रीब्यूट कर पाओ, एंड टू अंडरस्टैंड कि जो प्री डिटर्मिन्ड स्टैंडर्ड्स इन द इंफॉर्मेशन इन द फील्ड है तो वो क्या क्या है। ठीक है, लेट अस टेक अ लुक एट रोल ऑफ लिटरेचर रिव्यू इन रिसर्च। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, ये आपका हेल्प करता है जानने में कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। एंड फॉर एग्जांपल आपको ऑनलाइन कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करना है तो यू कैन यूज डिफरेंट प्रीवियस रिसर्चेस। फिर आपको गैप आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। डिजाइनिंग द मेथोडोलॉजी, इम्पॉर्टेंट वन, आप समझ सकते हो कि लोगों ने पहले किस टाइप का डिज़ाइन यूज़ किया हुआ है फॉर देयर रिसर्च, एंड उनके हिसाब से आप सैम्पलिंग कर सकते हो, अवॉइडिंग एनी मेथोडोलॉजिकल पिटफॉल्स, ऑल्सो टू अवॉइड एनी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। यू कैन ऑलवेज इन्हांस ऑन देयर वर्क, बिल्ड अपॉन देयर वर्क, बट सेम रिसर्च पर्पस पब्लिश करके तो आपने कुछ एक्स्ट्रा अचीव नहीं किया है।
Great. Then you also have supporting the hypothesis formation, कि आपका जो जो एक theoretical set assumption रहता है, प्री टेंटेटिव assumption, उसकी फॉर्मुलेशन में हेल्प कर सकता है. कॉन्सेप्चुअल आपको एक प्रॉपर फ्रेमवर्क दे सकता है, ब्लूप्रिंट दे सकता है आपको रिसर्च डिज़ाइन का. देन आपका वेरिएबल एंड डिपेंडेंट रिलेशनशिप्स बता सकता है बिटवीन द वेरिएबल्स. So the brand equity model using Acker and Keller, that is one of the very widely known frameworks throughout marketing and brand management. Avoiding any plagiarism and duplication, it is mentioned below. Okay. A literature review is not just a summary. इस पॉइंट पे आप डबल स्टार लगा दीजिए. It is very very important. It is a critical foundation for academic inquiry. ठीक है. लिटरेचर रिव्यू की डेफिनेशन अलग होती है. दैट हैज़ बीन ऑलरेडी टोल्ड इन द लास्ट यूनिट. चेक दैट आउट. नाउ व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यूज? यू हैव द नरेटिव रिव्यू, देन यू हैव द SLR, देन यू हैव द मेटा एनालिसिस. सो नरेटिव रिव्यू आपका जनरल होता है, ब्रॉड होता है. क्वालिटेटिव रिव्यू होता है जो कि एग्जिस्टिंग टॉपिक के ऊपर आप स्टडी करते हो कि क्या क्या ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्या क्या ऑलरेडी हो चुका है, क्या क्या इसकी स्कोप है, किसके लिए है. ठीक है. तो इट इज़ क्वाइट सब्जेक्टिव. ऑथर सिलेक्ट करता है अपने हिसाब से एंड फ्लेक्सिबल स्कोप है. सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू आपका कंपैरेटिवली रिगरस होता है, ट्रांसपेरेंट है एंड स्ट्रक्चर्ड सिंथेसिस है ऑफ ऑल प्रीवेलेंट स्टडीज ऑन अ डिफाइंड क्वेश्चन. आप एक प्रॉपर प्री डिफाइंड प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हो, प्रॉपर आप स्टेप्स फॉलो कर रहे हो एंड आप कुछ भी अपना जो है वो बायस रिमूव कर रहे हो. फ्लेक्सिबिलिटी कंपैरेटिवली कम है बिकॉज आप रिगरसली स्टडी कर रहे हो कि क्या स्कोप है किसी पर्टिकुलर स्टडी की एट्सेट्रा. बट ये आपका बहुत ही कंपैरेटिवली स्ट्रक्चर्ड रहता है. मेटा एनालिसिस में बस आपका जो है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स भी इंक्लूड हो जाती हैं. कंबाइन करता है ये आपके क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स फ्रॉम मल्टीपल स्टडीज इनटू अ सिंगल पूल्ड इफेक्ट साइज. ये प्योरली क्वांटिटेटिव है, कंपैरिजंस करता है एंड स्टैटिस्टिकल पावर बहुत इंक्रीज कर देता है. इन डिटेल में पढ़ते हैं अब इनको थोड़ा थोड़ा. SLR, सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू, ये आपका स्ट्रक्चर, ट्रांसपेरेंट एंड रेप्लिकेबल मेथड टू आइडेंटिफाई है. की पॉइंट्स नॉट की पॉइंट्स, डोंट फॉरगेट देम एट ऑल. टू आइडेंटिफाई, इवैल्यूएट एंड सिंथेसाइज ऑल एग्जिस्टिंग रिसर्चेस. तो 3 आपके पहले कीवर्ड आ गए. क्या चीज़? स्ट्रक्चर, ट्रांसपेरेंट एंड रेप्लिकेबल. उसके बाद ये क्या करने में हेल्प करता है? आइडेंटिफाई, इवैल्यूएट, सिंथेसाइज. कैसा मेथड? स्ट्रक्चर, ट्रांसपेरेंट, रेप्लिकेबल. क्या करने में हेल्प करता है? आइडेंटिफाई, इवैल्यूएट, सिंथेसाइज. किस चीज़ की? हर एग्जिस्टिंग रिसर्च की. टू प्रोवाइड अ क्लियरली डिफाइंड रिसर्च क्वेश्चन कि आप किस चीज़ पे वर्क कर रहे हो, आखिर कौन है आपका टारगेट सैंपल, किसके लिए रिसर्च कर रहे हो, आपका एम क्या है. तो ये आपका इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के थ्रू प्रॉपर स्क्रीनिंग, प्लानिंग सब करता है. तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. टेक अ लुक एट इट. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इफ यू नीड इट टू. कमिंग अप टू द स्टेप्स इन द SLR. फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने रिसर्च का आप स्कोप वगैरह डिफाइन कीजिए कि क्लियरली आपको क्या क्वेश्चन आंसर करना है जो कि थोड़ा आंसरेबल हो. इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया सेट करो. टाइम पीरियड, लैंग्वेज ऑफ स्टडी, आप कितने टाइम के लिए किसको स्टडी कर रहे हो, किस भाषा में, किस ज्योग्राफी में. देन आपको डेटाबेसेस ढूंढने पड़ेंगे. यू हैव गूगल स्कॉलर, यू हैव रिसर्चगेट, यू ऑल्सो हैव JST और स्कोपस. देन यू हैव द स्क्रीन टाइटल्स एंड द एब्स्ट्रैक्ट्स. कुछ भी डुप्लीकेट्स हैं तो आप उनको फिल्टर आउट कर दीजिए. फुल टेक्स्ट रिव्यू आप करिए. देन क्वालिटी असेसमेंट आप करो कि मेथडोलॉजी एंड उस सबको इवैल्यूएट करो ताकि आपका जो बायस है वो थोड़ा सा कम हुए. क्वालिटी उनको असेस करो. देन डेटा एक्सट्रैक्ट करो उनमें से कि उनका थीम क्या था, फाइंडिंग क्या था, कंपैरिजंस करने हैं एंड अपनी रिपोर्ट उस हिसाब से स्टडी करके देन लिखना स्टार्ट करो. लास्ट टॉपिक, मेटा एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल टेक्निक है. SLR हमारा स्ट्रक्चर, ट्रांसपेरेंट, रेप्लिकेबल है.
मेटा इज प्योरली स्टैटिस्टिकल। मल्टीपल इंडिपेंडेंट स्टडीज को देखा जाता है, उसमें आपकी सिर्फ रिलेटेड स्टडीज को देखा जाता था, नीचे हम डिफरेंस करेंगे वैसे। सो मल्टीपल इंडिपेंडेंट स्टडीज ऑन द सेम क्वेश्चन टू डिराइव अ सिंगल पूल्ड ऑफ एस्टिमेट इफेक्ट साइज increases the statistical power and helps cover consistent patterns, also a key point। किस चीज़ में हेल्प करता है? स्टैटिस्टिकल पावर इंक्रीज करने में एंड टू अनकवर एनी कंसिस्टेंट पैटर्न्स। कैरेक्टरिस्टिक्स आपके हो गए इसकी, कंबाइन कर देता है आपके डेटा को, इफेक्ट साइज हो गया। देन हेट्रोजेनिटी की, आपके डेटा काफ़ी हेट्रोजेनस होता है। देन यू हैव द फॉरेस्ट प्लॉट्स, उन सब का भी ध्यान रखना होता है। देन द पब्लिकेशन बायस चेक। ग्रेट। Coming up to the differences between SLR and Meta। First of all तो डेटा टाइप, SLR आपका क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों हो सकता है, ब्रॉडर है। मेटा आपका बिल्कुल स्ट्रिक्टली क्वांटिटेटिव है विद कंपेरेबल मेट्रिक्स। SLR में आपका सिस्टमैटिक नरेटिव सिंथेसिस ऑफ फाइंडिंग्स होता है, रिगरस मेथड है ऑफ रीडिंग द एंटायर टेक्स्ट, फाइंडिंग आउट विच रिसर्च टू टेक अ लुक इनटू एटसेट्रा। एंड मेटा आपका कंपैरेटिवली सिर्फ और सिर्फ स्टैट्स लगा करके, पूलिंग करके इफेक्ट साइजेस की आपको आपके आउटपुट्स दे देता है। देन आपका आउटपुट जो होता है वो एक स्ट्रक्चर्ड समरी होता है। SLR में आपको प्रॉपर वर्ड्स में बताया जाता है कि थीम क्या है एंड आउटकम्स क्या है, रिकमेंडेशंस क्या है। हालांकि मेटा आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल टर्म्स में बता पाएगा, दैट टू विद कॉन्फिडेंस इंटरवल्स। स्कोप ब्रॉडर एंड नैरोअर। देन कॉम्प्लेक्सिटी, मेटा इज कंपैरेटिवली ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, SLR इज नॉट मच कॉम्प्लेक्स। उसमें आपको समझना होता है, बट मेटा में स्टैटिस्टिकल एक्सपर्टीज चाहिए होती है। सो एग्जाम्पल्स यू कैन सी एंड नीचे वाला नोट। SLR में आप पास्ट थीम्स एंड लिटरेचर के थ्रू अपना सिंथेसाइज करते हो। मेटा में आप एवरेज इफेक्ट निकालते हो ऑफ डिफरेंट स्टडीज़ कि आपका फाइनल इंटरप्रिटेशन क्या है across multiple researches previously done by the people। इंपॉर्टेंस आप इनकी देख लीजिए। रिगर इंश्योर करता है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करता है, रेप्लिकेबिलिटी कम होती है। कट। आइडेंटिफाइज कंसेंसस, contradictions etc, justifies the framework and hypothesis with empirical and observed evidence, very important point, supports evidence based decision making and reduces initial study biases। so ये जो लास्ट के 3 points हैं, these are actually important, so read them again if you wanted to। alright, let us come to the final revision now। I'm gonna keep it short because it's basically 2:30 in the night and I have the exam tomorrow, so yeah। first of all research design आपका proper एक blueprint होता है, आपका फ्रेमवर्क होता है फॉर कलेक्टिंग, मेजरिंग एंड एनालाइजिंग द डेटा। हमने इसमें पढ़े थे 3 टाइप्स आपके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने पढ़ा था एक्सप्लोरेटरी, जो कि सबसे ज़्यादा आपका फ्लेक्सिबल है, डिस्क्रिप्टिव जो कि आपका रिजिड है, हिपोथेसिस जो कि आपका कॉजल या फिर एक्सपेरिमेंटल है। हमने इसके कंपोनेंट्स पढ़े थे, सैम्पलिंग डिज़ाइन, सैम्पल कैसे आप पिक करते हो अपना, ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन, स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन, ऑपरेशनल डिज़ाइन। ग्रेट। की कॉन्सेप्ट्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट एंड एक्सटर्नल्स जो कि आउटसाइड ऑफ योर कंट्रोल है, कितना आपका कंट्रोल है। कॉन्फाउंडिंग यानी कि जब एक्सटर्नल वेरिएबल आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पे काफ़ी इफेक्ट दे। एंड हिपोथेसिस इज अ प्री अज्यूम टेंटेटिव स्टेटमेंट। सैम्पलिंग में यू हैव प्रोबेबिलिस्टिक और नॉन प्रोबेबिलिस्टिक। प्रोबेबिलिस्टिक में वी हैव डन सिंपल रैंडम, स्ट्रैटिफाइड, सिस्टमैटिक, क्लस्टर, मल्टी स्टेज, ये मोस्ट रिलायबल है। एंड नॉन प्रोबेबिलिस्टिक इज बहुत बायस्ड। प्रोबेबिलिस्टिक में आपका हमेशा एक नोन एंड गिवन चांस होता है, दैट इज नॉट जीरो। नॉन प्रोबेबिलिटी में ऐसा नहीं हो सकता। सैम्पल साइज के आपके फैक्टर्स हमने पढ़े, फिर मार्जिन ऑफ एरर वगैरह, एंड देन वी लुक्ड एट द फॉर्मूला। प्राइमरी डेटा आपका ओरिजिनल एंड फर्स्ट हैंड कलेक्टेड डेटा होता है। इसमें हमने पढ़ा है ऑब्जर्वेशन करते हो आप, इंटरव्यू कर सकते हो, फिर आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, देन शेड्यूल। सेकेंडरी आपका किसी का प्री एग्जिस्टिंग लिए हुए डेटा पे वर्क करना होता है फॉर डिफरेंट पर्पसेस, पब्लिश सोर्सेज ले लिए। तो फिर हमने इसके पढ़े एडवांटेजेस, लिमिटेशंस एंड द प्रिकॉशंस। टाइम सेविंग होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, बट इट कुड बी आउटडेटेड, अनसूटेबल, अनरिलायबल और इनकम्प्लीट।
फाइनली हमने पढ़ा अपना लिटरेचर रिव्यू, जिसका की मीनिंग होता है क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग रिसर्च टू आइडेंटिफाई एनी गैप्स। क्या क्या अभी तक रिसर्च हो चुकी है उस सब को समझना, डिज़ाइन करना अपनी मेथडोलॉजी को, अपनी हिपोथेसिस को फ्रेम करना, अंडरस्टैंड करना क्या स्कोप है। देन इसका हमने टाइप पढ़ा, यू हैव नरेटिव दैट इज द ब्रॉड वन, SLR रिगरस, स्ट्रक्चर, ट्रांसपेरेंट, रिलायबल, मेटा एनालिसिस प्योरली स्टैटिस्टिकल। स्टेप्स हमने फिर देखे इनके, SLR के एंड मेटा एनालिसिस क्या होता है थोड़ा सा वो पढ़ा। दैट इज इट गाइस, लेट अस रैप दिस अप नाउ। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स, ईमेल मी इन केस ऑफ एनी डाउट्स।